एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर जजमेंटों के जजों के क्या व्यूज थे कि बहुत सारे केस झूठे होते हैं। हम जानते हैं साथियों, रेप के केस और एट्रोसिटी के केस 90% कोर्टों में एफआईआर थाने में जाते ही नहीं है। तो वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो दूसरी मानसिकता के, वो ब्राह्मणी मानसिकता के लोग हैं, इसलिए वो बेचारे जाते ही नहीं है। महिलाएं, लेडीज जाती नहीं है, उसका बाप लेके नहीं जाता कि मेरी बच्ची की बदनामी हो जाएगी। अगर कोई एट्रोसिटी को लेकर के जाता है तो वहां का ऐसा उसकी एफआईआर नहीं करता, छोड़ दे, धमका देता है। जो राजस्थान का केस देखा हमने, हाई कोर्ट का डिसीजन, जिसमें 4 ब्राह्मण थे, एक सूल कास्ट की, शायद भंवरी देवी का केस था, नाम अगर नहीं भूल रहा हूं मैं तो। और हाई कोर्ट का डिसीजन कहता है कि ये महिला शेड्यूल कास्ट की है और ये सारे के सारे 4 जो है संभ्रांत परिवार से हैं, इसलिए इस लड़की के साथ लेडीज का रेप नहीं कर सकते। न्यायपालिका में तो बिल्कुल ही सिफारशी टट्टू हैं, जिस पर अभी बात हो चुकी है। वो सिफारिश करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के सीएम या जो सरकार गवर्निंग होती है, यह हमें दिखावटी होता है। जो सरकारें होती है उनकी रिकमेंडेशन होती है, उसमें कोई ये जज होने चाहिए, 3 तुम्हारे हो गए, 2 मेरे हो गए, लेकिन होते सारे सवर्ण ही हैं। 97 में हमने विषय रखा कि न्यायपालिका में जातिवादी व्यवहार होता है, कास्ट सिस्टम है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। 97 में हमने कहा कि भारतीय न्यायिक प्रणाली आनी चाहिए, इंडियन जुडिशरी सिस्टम आना चाहिए। जैसे न्यायपालिका, जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज होती है, ऐसे इंडियन जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए। आज का हमारा 3 दिन का चलने वाला बामसेव का राष्ट्रीय अधिवेशन, आज हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन का ये तीसरा और आखिरी दिन है। उसका ये 5वां खुला सत्र है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र आज रखा है हमने। भारतीय न्यायपालिका में व्याप्त जातिगत प्रभाव को बहुजनों के प्रतिनिधित्व से ही समाप्त करना संभव है। हमने इसमें पॉजिटिव एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया है। इसके अंदर नेगेटिव भी हो सकता था दूसरा, लेकिन हमने इसको पॉजिटिव लिया है। तो आज के हमारे इस सेशन के मुख्य अतिथि भाई नीरज भाई पटेल जी, संपादक नेशन जनपथ, हमारे बहुत ही सीनियर साथी रामेश्वर पवन जी, रमेश चंद्र वर्मा जी, एडवोकेट मैडम विमल मौर्य जी, रमेश चंद्र वर्मा जी, आरडी गौतम जी, और मंच का संचालन कर रहे बामसेव के नेशनल जनरल सेक्रेटरी माननीय निशीलाल जी, हमारे मौर्य जी हाउस में बैठे हुए हैं, और बामसेव के सभी डेलीगेट साथियों, महिलाओं, बच्चों। साथियों, ये विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसा ही नहीं है, हमने जो भी विषय यहाँ रखे हैं वो सारे के सारे विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी इसके बाद जो समापन सत्र है, हमने उसको विषय को भी, उसकी जो आज की गंभीरता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 विजयदशमी के दिन नागपुर में नागों की भूमि पर दीक्षा दी, जिसमें 22 प्रतिज्ञाएं दी। अभी पीछे एक क्वेश्चन उठाया गया था, क्या उनकी कोई सार्थकता है? हमने यहाँ पर ये रखा कि ये
सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार है। ये अभी हमारा समापन सत्र होगा, उसमें विषय रखा गया है हमने। तो साथियों, पहले तो मैं आज का दिन 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस की आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि ये दिन न्यायपालिका से आज हम सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जो संविधान विषमतावादी अन्याय के ऊपर आधारित ऐसी व्यवस्था देने वाला संविधान, उस संविधान का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दहन किया और इस देश में 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 को जो समर्पित किया न्यायवादी संविधान, न्यायप्रिय संविधान, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधारित ऐसा संविधान हमें समर्पित किया। साथियों, आज हम उसके ऊपर जो न्यायपालिका है भारत की, उस विषय को हमने अपना चर्चा का विषय बनाया है। और इसका कोई आज का इतिहास नहीं है। जब से संविधान लागू हुआ उसी दिन से न्यायपालिका ने 1952 से ये प्रक्रिया शुरू कर दी। बहुत सारे डिसीजन संविधान के विरोध में आने लगे थे। मैं ज्यादा समय पर पुराने पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस कर रहे थे, अपने मुद्दे रख रहे थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही कि हो सकता है अंग्रेजों के कानून बहुत अच्छे हों, लेकिन शासन प्रशासन में जो भागीदारी है वहां पर हिंदुओं की है, ब्राह्मणों की है। और इनके रहते हुए हमें न्यायालय से न्याय, पुलिस से सुरक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र में जो हमारी सेवाएं हैं उनका हमें लाभ नहीं मिल सकता। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कही कि वहां पर हमारा प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए हर जगह। अगर हमारे समाज के लोग वहां पर होंगे तो फिर हमें पुलिस से सुरक्षा भी मिलेगी, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होगा। और ये बात मैं फिर कोट करूंगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जो किसान का कोड़ा था, उस किसान के कोड़े में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने कही कि हमारे जो पतन का कारण है उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ब्राह्मण है वो हमारा जन्म से लेकर के मृत्यु तक दादा पोते का सभी के ऊपर एक तो क्या कहते हैं, कौन सी आत्मा की तरह छाया हुआ है। और क्योंकि अंग्रेजी प्रशासन में ब्राह्मणों का प्रभुत्व है, इसलिए हमारे को वहां से जो हमारी सेवाएं ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो हमें लाभ मिलने होते हैं वो लाभ हमें नहीं मिलते हैं। ये बात राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने वहां पर अपने रिप्रेजेंटेशन की बात कही। किसान का कूड़ा को मैंने कल भी, परसों भी, 3 दिन से बार बार कह रहा हूं, अमेजन पर मिलती है, आपको सबको पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी बुक, क्योंकि गुलामगिरी नॉर्मली लोग उसको पढ़ लेते हैं और उसको पढ़ने में ये तो पता लगता है सैद्धांतिक तौर पर कि हमारा शोषण क्या है, इसकी जो बौद्धिक लेवल पर उसकी जो परिकल्पना उनके दिखाई गई है, किस तरह से हमारे सामने शोषण किया जाता है,
लेकिन जो बुनियादी चीज है वो किसान के कोड़ा में ज्योतिराव फुले ने हमारे सामने रखी है। तो उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन हमें मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा कि सत्य का बोध होगा, सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन होगा और ब्राह्मणों के चंगुल से हम बाहर आ जाएंगे। यहां भी ज्योतिराव फुले ने भी ये माना कि अगर जब तक इस सिस्टम के ऊपर ब्राह्मणों का, हिंदुओं का कब्जा रहेगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बात रखी कि जब तक व्यवस्था में ब्राह्मणों का कब्जा रहेगा तब तक हमें न्याय नहीं मिल सकता। साहू जी महाराज ने भी, कल इसके ऊपर भी डिस्कस हुआ और हमारा 3 दिन का जो अधिवेशन है ये उन्हीं के समर्पित है। उन्होंने भी कृति किया, देखा कि ब्राह्मणों की वजह से ही लोगों को न्याय, क्योंकि वो एक ऐसे न्यायप्रिय राजा थे जो राजशाही से हटके काम करते थे। राजशाही हमेशा इसमें मानी जाती है, इसके ऊपर मैं कल बात कर रहा था कि वो केवल लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, लेकिन साहू जी महाराज ने वो काम किए जो राजशाही से हटके थे, न्यायप्रिय राजा के तौर पर जाने जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज। साथियों, हमारे सामने अभी हम, क्योंकि आज के दिन बाबा साहब ने एक संविधान दहन किया, एक नया संविधान हमारे सामने आ गया, लेकिन उस संविधान को लागू करने वाले लोग अलग अलग ऑर्गन में, जो डेमोक्रेसी के ऑर्गन हैं, जो उसके पार्ट हैं, पिलर हैं, उन पर कब्जा उन्हीं लोगों का था जिनको, जो मनुस्मृति को चला रहे थे, जो मनुस्मृति के पोषक थे, जिन्होंने मनुस्मृति को तैयार किया था। वही मनुस्मृति तो जल गई, उसकी जगह पर हमें नया संविधान मिल गया, लेकिन चलाने वाले लोग वही थे जिनकी मनुस्मृति थी। इसीलिए जब से अब तक हम देखते हैं, अभी वर्मा जी हमारी बात कर रहे थे मंडल कमीशन की, इसमें बहुत मैं क्लियरली कह सकता हूं कि जैसे ही मंडल कमीशन आया वैसे ही जुडिशरी ने अपना चरित्र बदलना शुरू कर दिया। आप समझ सकते हैं उसको। हम अपने प्लेटफॉर्म से जिस तरह से हायर जुडिशरी में सिलेक्शन होते हैं, हम उनको सिफारसी टट्टू कहते हैं कि सारे के सारे सिफारसी टट्टू आते हैं, इनका कोई एजुकेशन क्वालिटी का कोई लेवल नहीं होता। जब 1995 में, क्योंकि मंडल कमीशन में भी हमने इसके ऊपर बड़ी, मंडल कमीशन की उस समय किताबें छाप छाप करके बहुत सारे बहुजन समाज को लेकर के, ओबीसी को लेकर के, पिछड़ों को अपने पिछड़ेपन का एहसास नहीं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था उनके ज्ञान पर नहीं, बहुजन समाज के ज्ञान पर टिकी है। बहुत सारे ऐसे विषय लेकर के मंडल कमीशन के समय पर हमने बाम से अपने उसके ऊपर पूरे साल डिबेट किया। 97 में हमने विषय रखा कि न्यायपालिका में जातिवादी व्यवहार होता है, कास्ट सिस्टम है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। 97 में हमने कहा कि भारतीय न्यायिक प्रणाली आनी चाहिए, इंडियन जुडिशरी सिस्टम आना चाहिए। जैसे न्यायपालिका, जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज होती है, ऐसे इंडियन जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए। IJS, IAS, IPS उससे जाने चाहिए। उससे ये सबसे बड़ा है कि हमारे प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होंगे, रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होंगे। ये हो सकता है कि आज IAS होते हुए भी हमें न्याय नहीं मिलता, हमें सुरक्षा नहीं मिलती, IPS होते हुए भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ गारंटी तो है कि कुछ तो मिलता है। और रास्ता अगर बन जाता है तो आज नहीं कल जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ न्यायपालिका में तो बिल्कुल ही सिफारसी टट्टू हैं, जिसमें अभी बात हो चुकी है। वो सिफारिश करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के CM या जो सरकार गवर्निंग होती है, यह हमें दिखावटी होता है। जो सरकारें होती है उनकी रिकमेंडेशन होती है उसमें
वो ये जज होने चाहिए, 3 तुम्हारे हो गए 2 मेरे हो गए, लेकिन होते सारे सवर्ण ही हैं। नाम बदल जाता है, उसमें किसी का भी हो सकता है। और उसके ऊपर हमने देखा बहुत सारे, चाहे वो रिजर्वेशन को लेकर के प्रमोशन में बहुत सारे डिसीजन आए, क्रीमी लेयर को, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आधार है वो सोशल और एजुकेशन का है। इकोनॉमी का कोई भी आर्टिकल नहीं है जिसको ये बताया गया हो कि भाई ओबीसी का आरक्षण मिलने का आधार कोई इकोनॉमी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती थोप दिया। क्यों? मैंने कल जिसके ऊपर बात की थी कि जहां पर पॉलिसी बनती है, जहां पर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, वहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। इसलिए जनसंख्या के अनुपात में हमारे भागीदारी होनी चाहिए। अगर हमारी भागीदारी होगी, अभी 5/2010 में बाबरी मस्जिद का जब वो एक डिसीजन आया था, हमारा लखनऊ में प्रोग्राम था, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे कई सारे पत्रकार थे। एक शायद सुरेश उजाला जी हैं, मैं शायद उस समय मेरे को नाम है उनका, वो भी थे। उसमें मैंने कहा 2010 में कि ये खाप पंचायत का डिसीजन है। हरियाणा में खाप पंचायतें होती है, खाप पंचायत बोलते हैं इसको। कभी अपने यहाँ भी यूपी में भी होती थी, सब जगह होती थी। वो धीरे धीरे जैसे लोग जागरूक हो गए, वो पंचायतें खत्म हो गई। मैंने कहा ये खाप पंचायत का डिसीजन है। उनमें एक जज बनिया, एक मुसलमान और एक ब्राह्मण था। 3 जजों की बेंच थी। ब्राह्मण ने कह दिया यह आस्था का मामला है, इसलिए राम यहीं पर पैदा हुए थे। मुसलमान कहता है नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे, ये जमीन हमारी है। कि 1949 की एक डेट है शायद, उसके बाद क्योंकि बहुत सारे जब पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, बहुत सारे लोग इधर से उधर आए, उधर से इधर आए। तो उसके बाद जब सेटलमेंट हुई, यहाँ के लोगों को उधर जमीन दी गई, उधर के लोगों को यहाँ जमीन दी गई। उसके बाद एक सेटलमेंट की डेट हुई और उस डेट के बाद ये तय हुआ कि आज के बाद जो स्टेटस है वो को रखा जाएगा, मतलब मेंटेन रखा जाएगा। जो जिस फॉर्म में है, अगर मंदिर है तो मंदिर रखा जाएगा, अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रखी जाएगी, जो भी जैसा है उसको मेंटेन किया जाएगा। लाला जी थे बनिया, कहते नहीं भाई ऐसा कर देते हैं, बांट लेते हैं इसको, क्योंकि उन्हें तो धन का बांटना ही आता है। बनिया ने दिया, भाई इसको इतनी दे देते मुसलमानों को, इनको इतनी दे देते, बांट देते। ऐसा डिसीजन होगा। जैसे खाप पंचायत में नॉर्मली होता है, दोनों पक्षों को बिठा करके पंच डिसीजन होता है कि भाई उन्हें न्याय से मतलब नहीं है, मामला सुलझाना है, तो खाप पंचायत के डिसीजन है। लेकिन साथियों, हमने देखा ये डिसीजन तो छोटे छोटे, हम जिसको ज्यादा नहीं अफेक्ट करते। 2000 के आसपास की जयललिता की सरकार थी तमिलनाडु में। वहां के, क्योंकि वहां ने कुछ शायद डीए और वगैरह उनका फ्रीज किया एम्प्लॉइज का, तो वहां के एम्प्लॉइयों ने हड़ताल कर दी। मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन आया, नो वर्क नो पे। भाई एम्प्लॉई ने हड़ताल किया, ये काम नहीं कर रहे हैं, नो वर्क नो पे। लोगों को लगा बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है, काम नहीं किया तो तनख्वाह किस बात की। लेकिन जब 2004-05 में हायर जुडिशरी में ओबीसी के रिजर्वेशन की बात आई कि हायर एजुकेशन में जहां पर लोग एमबीबीएस, एमएस, एमडी करते हैं, एमटेक करते हैं हायर एजुकेशन में, वहां पर जब ओबीसी की रिजर्वेशन की, जब उस समय के एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह थे, वो केस फिर चला गया और उसको लेकर के एम्स के डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी कि अगर हायर एजुकेशन में, डॉक्टरी में अगर रिजर्वेशन होता है
तो फिर डॉक्टर क्वालिटी के नहीं आएंगे। उन्होंने हड़ताल कर दी। आप सोच सकते हैं डॉक्टर्स की ड्यूटी हड़ताल से बाहर होती है, वहां एस्मा लग जाता है। लेकिन वहां हमारी हाई जुडिशरी का क्या डिसीजन आया कि डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं काटी जाएगी। एक तरफ जो एम्प्लॉई अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको आप नो वर्क नो पे कह रहे हैं। एक तरफ एम्स के डॉक्टर का हायर एजुकेशन के रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं, और वो जब स्ट्राइक करते हैं तो फिर वही कोर्ट का डिसीजन उसके विरोध में चला जाता है। ये दोहरा चरित्र हमने देखा, क्योंकि इसलिए हुआ कि वहां पर हमारे जज नहीं थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, एक ही जाति जमात के लोग उसमें बैठे हुए थे। इसलिए वो अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बैठे कि अगर हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन हो जाएगा तो फिर इनके डॉक्टर, जहां पर हमारे डॉक्टर सारे एमडी एमएस करते हैं, हमारे ही बच्चे एमटेक पीएचडी करते हैं, इनके बच्चे आने लग जाएंगे, हमारे बच्चों की सीटें कम हो जाएंगी। इसलिए साथियों आपने देखा SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का क्या लॉजिक देते हैं, अजीब। हमारे यहां लिखा है कि अगर 100 गुनाहगार छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए। आपके पास विटनेसेस नहीं है, सबूत नहीं है, गुनाहगार छूट जाता है, कोई बात नहीं, कोई बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर जजमेंटों के जजों के क्या व्यूज थे कि बहुत सारे केस झूठे होते हैं। हम जानते हैं साथियों, रेप के केस और एट्रोसिटी के केस 90% कोर्टों में FIR थाने में जाते ही नहीं है। तो वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो दूसरी मानसिकता के, वो ब्राह्मणी मानसिकता के लोग हैं, इसलिए वो बेचारे जाते ही नहीं है। महिलाएं, लेडीज जाती नहीं है, उसका बाप लेके नहीं जाता कि मेरी बच्ची की बदनामी हो जाएगी। अगर कोई एट्रोसिटी को लेकर के जाता है तो वहां का ऐसा उसकी FIR नहीं करता, छोड़ दे, धमका देता है। जो राजस्थान का केस देखा हमने, हाई कोर्ट का डिसीजन, जिसमें 4 ब्राह्मण थे, एक शूद्र कास्ट की, शायद भंवरी देवी का केस था, नाम अगर नहीं भूल रहा हूं मैं तो, और हाई कोर्ट का डिसीजन कहता है कि ये महिला शेड्यूल कास्ट की है और ये सारे के 4 जो है संभ्रांत परिवार से हैं, इसलिए इस लड़की के साथ लेडीज का रेप नहीं कर सकते। इस मानसिकता के, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, और अंग्रेजों ने भी माना ये बात, कि ब्राह्मणों का न्यायिक चरित्र नहीं है, न्यायिक चरित्र नहीं है। क्योंकि अभी सुदामा कोटा को लेकर के अभी नीरव भाई ने बात की, अभी पार्लियामेंट में उन्होंने दिया है कि हमने कोई डाटा इकट्ठा नहीं था हमारे पास EWS। नॉर्मली ये होता है कि किसी को कोई राइट्स दिए जाते हैं, हम भी अपने कैडर कैंप में पढ़ाते हैं कि भाई आपने अगर कोई राइट्स लेने हैं तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी शो करनी पड़ेगी, आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी कि ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है। अगर वो पहचान आपकी नहीं है, क्योंकि ये टेबल रखी है, इस टेबल की अपनी पहचान है, इसलिए इस टेबल को बनाए रखने के लिए ये अपना राइट्स है उतना स्पेस लेगी ही लेगी। सबसे पहले आइडेंटिटी, पहचान चाहिए। लेकिन अभी सुदामा कोटा में हमने क्या देखा, कोई पहचान नहीं, कोई सर्वे नहीं किया, कोई डाटा नहीं, कितने % EWS में लोग आएंगे, टोटल पॉपुलेशन सवर्णों की कितनी है, पहली बार सवर्णों का आरक्षण हुआ,
जिसमें सवर्ण लिखा गया कि इस आरक्षण में कोई भी SC ST OBC का नहीं आ सकता जनरल में, और उसके ऊपर अच्छी बहस हुई। एक लंबी कतार हमारे एडवोकेट्स की थी। हमें पता है जब मंडल कमीशन का केस लड़ा गया था, सारे के सारे कोर्ट के जो एडवोकेट लड़ रहे थे उनको सभी ने, जो सवर्ण जो एडवोकेट थे, उन्होंने घेर लिया था, बेइज्जत किया। लेकिन अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी कतार थी हमारे वकीलों की, और हमें लग रहा था, बहुत सारे आम लोगों को भी लग रहा था कि शायद EWS का जो आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें पता था कि इनके बीच में आपस में समझौता, एक ही जाति बिरादरी के सारे के सारे, भाई तुमने 2 ने ये बात कहनी है, 3 ने ये बात कहनी है, 3-2 से फैसला हो जाएगा। और हमें लगा कि बड़ा बढ़िया हुआ और बड़ी जद्दोजहद हुई। वो जद्दोजहद भी हमें दिखाई देती है। इसलिए अभी बिल्किस बानो का केस गुजरात में, जिसके ऊपर कल भी चर्चा हुई, साथियों, आर्टिकल 38, 39 कल भी बात की मैंने, 45, 46, 47 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं है। लेकिन जो हमारे हितों के लिए हैं उनके विरोध में सरकार कोई भी डिसीजन ले लेती है, सरकार न्यायपालिका चुप बैठी होती है। आर्टिकल 45 एजुकेशन का, आप सोच सकते हैं कितनी जद्दोजहद के बाद ये हमें मिला था, कितनी जद्दोजहद। संविधान सभा की जब चर्चा आप पढ़ेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 को पहले पास करा चुके थे कि कोई भी बच्चा जो 14 साल तक का है कहीं पर कोई मजदूरी नहीं करेगा, कोई हानिकारक जगह पर कहीं ऐसी जगह नौकरी नहीं देगा, किसी होटल ढाबे में काम नहीं करेगा। 14 साल तक का बच्चा कोई काम नहीं लिया जा सकता, उससे लेबर का काम नहीं लिया जा सकता। ये फंडामेंटल राइट है उसका। उन्होंने पास कर दिया, कोई बात नहीं। जब आर्टिकल 45 के ऊपर चर्चा हो रही थी तो सभी ने विरोध किया। बाबा साहब ने कहा कि 14 साल तक के बच्चे की एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी होनी चाहिए। उन्हें कहा ये क्यों, इसके ऊपर आप क्यों जहर दे रहे हैं? जिसको जो पढ़ाना है ओपन एजुकेशन है, जिसको पढ़ाना वो पढ़ाएगा, फीस देगा, सरकार क्यों पढ़ाएगी? पहली बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये असेट है देश का, जो बच्चे हैं ये भविष्य है भारत का, इनके अंदर कितनी क्षमता है ये अनलिमिटेड है। कोई मशीन बनाते उसकी एक क्षमता की लिमिट होती है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम इन्हीं में से साइंटिस्ट पैदा कर सकते, इन्हीं में से बहुत सारे लोग संविधान सभा में आए निकल के, कोई वो नहीं है। दूसरा उन्होंने विरोध किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा अभी हम आर्टिकल 24 को पास कर चुके हैं, जिसमें 14 साल तक का बच्चा कोई किसी भी लेबर का काम नहीं करेगा। अगर 14 साल तक का बच्चा कहीं काम नहीं करेगा और वो स्कूल में जाने के लिए भी प्रतिबद्ध नहीं है, तो वो 14 साल तक का बच्चा क्या करेगा? 14 साल तक की उम्र तक जो हमारे देश का असेट है, जो एनर्जी है, हम उसको स्कूल में जाने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, और फंडामेंटल राइट में उसे कोई काम लेने के लिए भी हम मजबूर नहीं कर सकते, ले ही नहीं सकते कानूनन। तो वो 14 साल तक का बच्चा 6 साल से लेकर के क्या करेगा? तो स्वाभाविक है कोई न कोई असामाजिक काम ही करेगा, कोई खुरापात ही करेगा। इसलिए देश का जो भविष्य है वो खतरे में चला जाएगा। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 45 को पास कराया, लेकिन हमने देखा जब सरकार थी बीजेपी की, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार किसी की भी हो, उसने अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, नारायणन राष्ट्रपति थे, उसको ये बिल भेजा
कि 6 साल तक के बच्चे की एजुकेशन फ्री होगी। 6 साल, 14 साल से 6 साल। अब आप सोच सकते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में 6 साल तक का बच्चा कितनी क्लास पास करेगा। और 6 साल के बाद सरकार की जिम्मेदारी खत्म। ये जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स की है कि 6 साल के बाद वो अपने बच्चे को पढ़ाए। और किसी का अगर कोई माँ बाप नहीं है तो फिर उसका जो गार्जियन है वो उसको पढ़ाएगा, सरकार नहीं पढ़ाएगी। 85th अमेंडमेंट हुआ साथियों, बिल्कुल नहीं बोली न्यायपालिका, क्योंकि एजुकेशन की किसको जरूरत है, स्कूलों में किन के बच्चों को जरूरत है। उन्होंने 60-65 में ये कर लिया था पता कि अब हमारे बच्चे एजुकेशन के लेवल, जो प्राइमरी एजुकेशन है, इससे ऊपर निकल गए हैं। 90 में ये देख लिया अब हमारे बच्चे जो लेवल है वो मैट्रिक से, जो हमारा +2 लेवल है, इससे ऊपर निकल गए हैं। 2000 में देखा कि अब हमारे बच्चे हायर एजुकेशन तक, यूनिवर्सिटीज लेवल तक भी प्राइवेट हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आज प्राइवेट करते रहे। इस देश में जो फंडामेंटल राइट है उसमें अमेंडमेंट किया गया, जो फंडामेंटल ड्यूटी है 51A में, उसमें अमेंडमेंट किया गया। लेकिन इस देश की जुडिशरी बोली नहीं। इसलिए नहीं बोली क्योंकि एक ही कब्जा उन्हीं का है जो इस देश में मनुस्मृति के पोषक हैं, क्योंकि इनका न्यायिक चरित्र नहीं है। मैंने कल एग्जाम्पल दिया था आपके सामने, बाबा साहब ने कोट किया, अगर कोई जज है और वो हिंदू है, ब्राह्मण है, स्वाभाविक है हिंदू धर्म शास्त्रों को मानेगा, और किसी भी अछूत को वो अपने घर में नहीं घुसने देता, वो ये मानता है कि मेरा घर अपवित्र हो जाएगा। और उसी जज के कोर्ट में कोई SC एट्रोसिटी एक्ट, SC ST एट्रोसिटी एक्ट का कोई केस आ जाता है, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो एंटी SC ST एक्टिविटी के अगेंस्ट में कोई जजमेंट देगा? क्योंकि उसकी मानसिकता ये उसको मान चुका है कि अछूत के आने से घर भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए साथियों, ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। समय हमारा दूसरे सेशन का हो रहा, लास्ट सेशन है हमारा इसके बाद, कि इस देश में अगर इंडियन जुडिशरी सिस्टम बन जाता है, इंडियन जुडिशरी सर्विसेज बन जाती हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से अगर जजों का सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो गारंटी है आज नहीं तो कल इसी एजुकेशन से हम लोग भी निकल के आए, नीरज भाई आए, बहुत सारे लोग आए हैं, एक दिन जरूर हमारे लोग भी वहां पर जुडिशरी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव ईमानदार, ऑनेस्ट आने लग जाएंगे। और जब तक घालमेल ये चलता रहेगा तब तक साथियों, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जुडिशरी भी बदली जा सकती है, सब कुछ बदला जा सकता है इस देश में लोकतंत्र के माध्यम से। वॉइस ऑफ पीपल, पब्लिक की आवाज, कल हम जिसके ऊपर डिबेट कर रहे थे, मीडिया माध्यम हमारी वॉइस को एम्पलीफाई करने का काम इस देश में बहुत सारे आज की डेट में बहुजन समाज के गिने चुने कुछ मीडिया वर्ग हैं हमारे साथी, जिसमें हमारे नीरज भाई का भी है नेशन जनमत। कल हमारे डॉक्टर रतन लाल जी आए थे, वो भी अम्बेडकर नामा चलाते हैं। साथियों, एक मैं रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा आप लोगों से, 150 रुपया जाता है, 159 रुपीज़, 159 रुपये महीने के जाते हैं। उसमें एक और है सिल्वर गोल्ड का भी, आप 100 रुपये में भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। साल का अगर 1700-1800 रुपये आपका चला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके परमानेंट सब्सक्राइबर बन जाइए। कम से कम आपकी आवाज उठाने वाले लोगों को मजबूती तो मिलेगी। हाँ, ये जरूर कहता हूं मैं, ये जरूर परखिए कि इस फील्ड में हमारे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से मीडिया में काम कर रहे हैं।
बहुत सारे लोग आएंगे आपके बीच में, बहुत सारे वीडियो हमें जब यूट्यूब पर देखते हैं तो बहुत अच्छे भी लगते हैं, कोई इवेंट, उनको हमें तहकीकात करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी से ये अनुरोध जरूर करता हूं, अगर साल का 2000 रुपए भी चला जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आवाज को एम्पलीफाई करने का काम आज की डेट में हमारा जो सोशल मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं, ये हमारा काम कर रहे हैं। और साथियों, जो हम इस देश में न्यायपालिका, ये गारंटी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब ये 2-3 डिसीजन न्यायपालिका के आए तो लोग डरते थे बोलने से, लेकिन आज हमारे ही बुद्धिजीवी साथी आज न्यायपालिका के ऊपर हमला कर रहे हैं, खुलेआम हल्का हमला कर रहे हैं। दिलीप मंडल ने पीछे बोला था आज मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाइए, किसी की हिम्मत नहीं है साथियों। ये डर निकलना चाहिए, लेकिन ये डर तभी हमारे इन साथियों में निकलेगा जब हम इनके साथ अपनी वॉइस से वॉइस मिलाएंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हमारा लास्ट सेशन है और हमारे लोगों ने जाना भी है, इसलिए इस देश में अगर हम डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं, अगर हम इस देश में फुले साहू अंबेडकर के विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो फिर एक दिन वो दूर नहीं कि ये हमारा भारत होगा। राजनीति किसी की भी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। अगर व्यवस्था होगी, क्योंकि शासन, मैंने कल कहा था, रॉयल कमीशन के सामने बाबा साहब ने कहा था, शासन व्यक्ति नहीं विचारधारा करती है। नीरज भाई, मैं भी बताऊं आपको, 95 में मैंने भी शादी अपनी की थी। पहली कंडीशन यही थी कि हिंदू धर्म से शादी नहीं करूंगा, और मैंने भी अपनी वाइफ को 1 साल दिया, पूरी कन्वेंसी की जबरदस्ती नहीं करूंगा। वो एक टीका लगाते थे, 1 साल के बाद कह दी 1 साल, अगली जब साल आई मेरी एनिवर्सरी, उसी दिन कह दिया आज के बाद ये खत्म। आज तक कोई भी पहचान चिन्ह नहीं। हमारी शादी को 27 साल हो गए, 95 से कोई पहचान चिन्ह नहीं। मेरा बेटा 25 साल का हो गया है, उसे कोई डर नहीं। वो बीटेक किया अभी उसने, कॉलेज में डिस्कशन है, कोई धार्मिक मुद्दा, कम्युनिकेशन का वो आ गया पीरियड था, उसने खड़े होकर बोल दिया अगर कोई धर्म की बात करेगा मैं बोलूंगा, किसी की भावना अगर आहत हो गई फिर मुझसे मत कहना। ये कॉन्फिडेंस, कोई कुछ नहीं है। मैं कल भी बोला था अपनी महिलाओं को, ये छोड़ दीजिए। मैं अभी गया अपने एक मित्र के पास, उसकी पत्नी रोने लगी, कहने लगी इस आदमी ने मेरा जो लंबा सिंदूर था वो बंद करा दिया। इससे क्या होता है? ये मान्यता है कि जितना लंबा सिंदूर लगाओगे आप, उतनी लंबी पति की आयु होती है। ऐसा ही मुझे पहली बार पता लगा, मुझे नहीं पता था इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि हम देखते थे ईस्टर्न यूपी बिहार की जो महिलाएं बड़ा लंबा लंबा सिंदूर लगाती हैं। तो उस दिन मुझे पता लगा कि इसका ये कारण है, क्योंकि ये जो हमारी जो पहचान है, हम दूर से दिखाई दे जाते हैं कि ये मानसिक गुलाम हैं। वो हमारी मानसिक गुलामी दिखनी नहीं चाहिए, और दिखेगी तब जब हमारा आचरण होता है।